हमारा आर्टिकल 13 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कानून को बताता है। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 ये डिसाइड करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों आर्टिकल 12 से 35 के विरुद्ध नहीं हो सकता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह कैसा माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। और इसी कारण आर्टिकल 13 को फंडामेंटल राइट का रक्षक भी कहा जाता है। आर्टिकल 13 का उद्देश्य क्या है? तो आर्टिकल 13 का उद्देश्य है मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता बनाए रखना है, राज्य की कानून बनाने की शक्तियों पर सीमा लगाए रखना है और न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशरी रिव्यू की शक्ति को भी देना होता है। आर्टिकल 13 का जैसे माना जाए तो 13 का क्लॉज 1 संविधान से पूर्व के बने कानून के बारे में बात करता है। तो क्या होता है संविधान से पूर्व बने कानून? तो इसमें बताया गया संविधान लागू होने से पहले बने सभी कानून यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वह उसी सीमा तक ही शून्य होंगे। कानून पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, केवल मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भाग निष्क्रिय हो जाता है। छाया का सिद्धांत बताया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात करता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी है जो कि है भीखाजी नारायण धाकर वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का है। 1955 का केस है। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बताया गया था न्यायालय ने ये कहा है कि पूर्व संविधान कानून समाप्त नहीं होता है बल्कि मौलिक अधिकारों के कारण छाया में ही चला जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट बताया गया हमारा आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) बोलता है संविधान के बाद बने कानून के बारे में बात करता है। राज्य ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाएगा। कैसा कानून नहीं बनाएगा? जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है। ऐसा कोई कानून आरंभ से ही शून्य एब इनिशियो होगा। फिर बताया गया है इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जो है दीपचंद वर्सेस बताया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का 1959 का केस है। संविधान के बाद बने कानून यदि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है तो वह पूर्णतः अमान्य होगा। आर्टिकल 13 बोलता है कानून की परिभाषा के बारे में बताया गया। कानून की परिभाषा में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है अधिनियम है, अध्यादेश है, आदेश है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना और रीति प्रथा है, जैसे कि एक्ट, ऑर्डिनेंस, आपका ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज आता है। हर वह व्यवस्था जिसका कानून जैसे ही प्रभाव रखता है वैसा ही माना जाता है। आर्टिकल 13(b) क्या बताता है कि लागू कानून होता क्या है? ऐसा कोई भी कानून जो सभी कानूनों को संविधान से पहले बनाया गया हो या जो कोई ऐसा कानून जो संविधान भारत के अंदर लागू हो, वो सब लागू माना जाता है। आर्टिकल 13(4) में ये बताया गया है कि संशोधन के बारे में तो उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 13 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। आर्टिकल 13 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे कि पहला केस है हमारा गोलकनाथ का, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का 1967 का। इसमें ये बता दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बाद में इसी निर्णय को लेकर पलट दिया गया। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस था जो 1973 का था। इसमें ये बताया गया था संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नहीं, केशवानंद के केस में ये बताया गया था संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस यही है। नेक्स्ट हमारा केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का था जो कि 1980 का था। इस केस में बताया गया था न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल संरचना है। संसद की संशोधन शक्ति भी इसके अंदर सीमित है। आर्टिकल 13 के अंदर कुछ डॉक्ट्रिन्स जोड़े गए थे, जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत, कानून का केवल असंवैधानिक भाग शून्य होगा, शेष भाग शून्य नहीं होगा, वो वैध ही रहेगा। फिर इसमें बताया कि इसी में वैध के मामले, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में केस भी है। ये जैसे कि केस बताया गया है A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का है, 1950 का है। छाया का सिद्धांत बताया गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बोलता है केवल पूर्व संविधान लागू पूर्व संविधान कानून पर लागू है। इसमें एक केस है जो कि भीखाजी नारायण का मामला है। फिर आ गया त्याग का सिद्धांत जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स के मामले में बताया गया। ये लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग ही नहीं सकता है। विश्वेश्वरनाथ के केस में ये बता दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 13 और न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस है वो है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का केस है 1997 का। न्यायिक पुनर्विलोकन मूल संरचना का ही हिस्सा है। थैंक यू। आर्टिकल 13 हमारा आज कंप्लीट होता है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता, RJ लॉ एकेडमी से। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक।